हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स का सेट 5 2024 सेट नंबर है 822 है एच जेड को सॉल्व करेंगे। उससे पहला क्वेश्चन दिया कि परिमेय संख्या होगी। इसमें ऑप्शन दिया है √2, √3, √9 और √7। तो जिस संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं और वर्गमूल अगर पूर्ण संख्या हो जैसे कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह तो परिमेय होगा। तो इसमें अगर 9 का रूट निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3। तो 3 एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें √9 क्या हो जाएगा, ये होगा परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है किसी द्विघात समीकरण y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 के ग्राफ का आकार कैसा होगा। तो जब भी हम द्विघात समीकरण का ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, परवलयाकार होता है, जिसको हम कहते हैं पैराबोला। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का ए। तीसरा दिया है कि समीकरण निकाय x बटे ए बराबर y बटे बी और x प्लस बी वाई बराबर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण दिया हम लोग का x बटे ए बराबर y बटे बी। इसमें हम लोग को y का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसमें x का मान y के पद में निकाल लेते हैं। तो a को ले जाएंगे दाएं साइड, x बराबर हो जाएगा ए वाई बटे बी। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा दिया हम लोग का एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स का मान हम समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। एक्स का मान रख देते हैं समीकरण 2 में। एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हम लोग का है एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स बराबर है समीकरण एक्स ए वाई बटे बी, तो लिखेंगे ए गुणे एक्स का मान लिख देंगे ए वाई बटे बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें हम ए से में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर वाई। अब इसका एलसीएम लेंगे तो पूरा का एलसीएम हो जाएगा बी, और बी से जब बी, और ये हो गया ए स्क्वायर वाई, बी से बी में गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन ऊपर में ए स्क्वायर वाई है और बी स्क्वायर वाई, इन दोनों में से वाई कॉमन ले लेते हैं। जब वाई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वाई का मान निकालना है तो बी को ले जाएंगे दाएं साइड, तो बी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो वाई बराबर हो जाएगा हम लोग का बी गुणे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, वाई बराबर निकल गया बी, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है तो बताना कौन सा आंसर सही होगा। तो दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। इसकी तुलना हम किससे करते हैं, इसकी तुलना करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से बराबर 0 से तुलना करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर -4 और सी बराबर 1। इसमें दिया है कि इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। तो जब वास्तविक मूल्य नहीं होता है तो उसके लिए जो व्युत्कर होता है उसका मान 0 से कम होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो बी बराबर इसमें है -4, तो लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए बराबर है 1 और सी बराबर है 1, हो जाएगा लेस देन 0। तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 -4a इज लेस देन 0। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अगर हम +16 को जैसे कि यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा है 16 -4a लेस देन 0, तो अगर 16 को इधर ले जाते हैं, साइड चेंज करेंगे तो ये भी -16 हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस कटेगा तो प्लस होगा, तो इसमें जो नियम होता है इसके अनुसार ये हो जाएगा ग्रेटर का सिंबल, चिन्ह बदल जाएगा। तब यानी कि तब 4a, जब इसको ले जाते हैं हम लोग
दाएं साइड तो 4 ए बड़ा हो जाएगा 16 से। तो ए बड़ा होगा 16/4, तो 4 से 16 कट गया 4 बार में। तो ए बड़ा होगा 4 से, यानी कि ए का मान अगर 4 से ज़्यादा है तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 5 में दिया है कि करनी दो, फिर 2 √2 और 3 √2 का 10वां पद क्या होगा। तो इसमें जो हम लोग का एपी दिया है √2 है, फिर 2 √2 और 3 √2। तो ए बराबर हो गया √2, डी निकालेंगे सारों अंतर, तो डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 2 √2 में से √2 घटाएंगे, बच जाएगा हम लोग का √2। तो इसलिए nवें पद का सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n-1 गुणे डी। इसे हमको निकालना है 10वां पद, तो n की जगह 10 लिख देंगे। a 10 बराबर प्रथम पद हम लोग का a बराबर है √2, √2 लिखेंगे प्लस n बराबर लिखेंगे 10-1 गुणे, और d बराबर है √2, तो जाएगा √2 प्लस 10 में से एक घटाएंगे 9 √2, दोनों को जोड़ेंगे, ये एक √2 ये 9 है, तो 9 एक हो जाएगा 10, 10 √2। लेकिन आंसर हमारा क्या दिया है, आंसर दिया पूरा ये रूट में दिया है। तो अगर यहाँ जैसे 100 लिखा हुआ है, अगर 100 का वर्गमूल निकालें तो 100 का वर्गमूल होता है 10, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ 10 बाहर निकला हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तब 10 अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × 10, ठीक है। या 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 को 10 × 10 बराबर हो जाएगा, जोड़ा बनेगा, जोड़े में से एक बाहर हो गया, 10 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 × 10 × 2, जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा √200। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। इसमें दिया हुआ वर्ग अंतराल और फिर दिया हुआ है बारंबारता। वर्ग अंतराल में दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। जो बारंबारता होता है उसको हम सूचित करते हैं एफ से। इसके बाद हम निकालते हैं, पहले एफ लिख लेते हैं, ये दिया हुआ है 2, 4, 6 और 10। माध्य का सूत्र होता है माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सूत्र के लिए सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे यहाँ एक्स आई। तो एक्स आई को कहते हैं मध्यमान, कहते हैं वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह का होता है सूत्र निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो जो 0 है ये निम्न सीमा है और जो 5 है उच्च सीमा है। दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 0 5 5 होगा, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2.5। फिर 5 और 10 को जोड़ेंगे 15, 15 को 2 से भाग देंगे तो होगा 7.5। सब में कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है, तो 5 जोड़ते जाएंगे तो हो जाएगा 12.5, और ये होगा 17.5। इसका फिर हम निकालेंगे इसमें एफ आई गुणे एक्स आई। तो हम क्या करेंगे, जो बारंबारता दिया है और जो मध्यमान है वर्ग चिन्ह है इसको गुणा करेंगे, तो 2 2 में 2.5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5। 4 को गुणा करेंगे 7.5 से 30। 6 से गुणा करेंगे 12.5 को, तो ये हो जाएगा 75। और इसको गुणा करेंगे 10 को 1.17.5 से, ये होगा 175। अब यहाँ हम बारंबारता को जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई, इसको जोड़ेंगे, 4 2 6 6 12 और 10 22। अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो 5 5 10, 5 15 का 5, हासिल बचा 1, 4 7 4 11, 7 18 का 8, हासिल बचा 1 1 2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 285। तो हम निकालेंगे माध्य, तो माध्य का यही सूत्र होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हम लोग का 285 और सिग्मा एफ आई हम लोग का 22। तो जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.95। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डी एफ में ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे एफ डी हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, यदि इसमें दिया कंडीशन क्या होगा। तो मान लेते हैं दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दिया है डी ई एफ।
ठीक है, और इसमें क्या लिखा है कि ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी। ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे एफ डी। जैसे पूछा कि कौन से इसमें कोण बराबर होंगे अगर दोनों त्रिभुज समरूप है। इसमें जो नियम लगेगा वो लगेगा हम लोग का साइड एंगल साइड। तो दो भुजा है और दोनों भुजा से जुड़ा हुआ कोण, तो इसमें कोण बी जुड़ा है और इसमें कौन सा कोण जुड़ा है, डी। तो कोण बी बराबर कोण डी। आंसर हम लोग का होगा डी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया कि शीर्ष 0 4 0 0 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है हम लोग का ए बी सी। ए का निर्देशांक है 0, 4, बी का निर्देशांक है 0, 0 और सी का निर्देशांक है 3, 0। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज का परिमाप। तो दूरी सूत्र से पहले हम ए बी निकाल लेंगे। तो एक्स ए बी का होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, दूरी सूत्र। तो हम यहाँ लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें किसी को हम x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो 0 - 0 0 होगा, ये हो गया 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 - 4, 0 - 4 का होल स्क्वायर पूरे का रूट हो गया। तो 0 का होल स्क्वायर 0 होगा, 4 का होल स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4। इसके बाद हम निकाल लेते हैं बी सी। तो बी सी में वैसे हम लिख लेंगे 0 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 0, तो 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा। तो 0 में से 3 घटाएंगे 3, और 3 का -3 होगा, -3 का होल स्क्वायर होता है 9, और 9 का वर्गमूल हो गया 3। फिर हम निकाल लेंगे ए सी। ए सी में हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर और 4 - 0 का होल स्क्वायर। इसको लिख लेंगे 0 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ बचेगा -3 का होल स्क्वायर हो गया 9। यहाँ बचेगा 4, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16, 16 9 होगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ए बी है 4, बी सी है 3 और ए सी है 5। तो 4 4 3 7 5 12, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन 9 में दिया कि यदि 3 tan a = 4 तो sec a का मान क्या होगा। 3 tan a बराबर दिया है 4, तो tan a बराबर हो जाएगा 4/3। तो tan होता है ये लंब और आधार का अनुपात होता है, लंब बटे आधार। तो हमको क्या निकालना है, इसमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है हम लोग का 4, तो 4 का होल स्क्वायर, आधार है 3, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर हो गया 16 और प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 हो गया 25, और 25 का वर्गमूल हो गया 5। तो हमको निकालना है इसमें सेक है। तो सेक का बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हम लोग का कितना निकला है 5, और आधार है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3। डी वाला आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 दिया है। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्क कर देंगे। लिखेंगे tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। तब इसको इसका प्रसार करेंगे प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर। तो ए स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab, तो 2 गुणे tan अल्फा गुणे कॉट अल्फा, और 5 का स्क्वायर होता है 25। ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस
tan अल्फा गुणे कॉट अल्फा का मान होता है 1, तो 2 गुणे 1 बराबर हो गया 25। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, 2 × 1 = 2, तो 2 को दाएं साइड ले जाते हैं तो 25 - 2, 25 में 2 घटाएंगे 23, तो इसका आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा का मान बताना। थीटा का मान 0 के बराबर है या π/2 यानी कि 90 के बराबर है। त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180 के बराबर। ठीक है, तो जब π/2 लिखा रहेगा तो 90 हो जाएगा, π/3 लिखा रहेगा तो 60 हो जाएगा, π/4 लिखा रहेगा तो 45 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो लोग जानते हैं कि जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। साइन थीटा को ले जाएंगे बाई साइड तो साइन में साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, स्क्वायर हटाएंगे हो जाएगा साइन थीटा बराबर ±√1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ±1। तो इसमें थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है तो हम माइनस वाला मान नहीं लेंगे, प्लस वाला मान लेंगे, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो साइन थीटा में 1 कब होता है, ये होता है साइन 90 डिग्री का मान। ठीक है, साइन 90 को क्या लिख सकते हैं, साइन π/2, क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर हो गया हम लोग का π/2। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दिया है 0, कॉस थीटा को ले जाते हैं दाएं साइड, तो साइन थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस को लाएंगे बाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, और साइन और कॉस का अनुपात जो होता है ये हो जाएगा tan थीटा के बराबर, और tan में 1 होता है tan 45 डिग्री का मान, तो tan थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा tan 45, tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर हो गया हम लोग का 45 डिग्री। तो हमको निकालना है साइन में पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान, तो थीटा बराबर 45 है तो हम लिख देंगे साइन पर पावर 4 45 डिग्री और प्लस कॉस पावर 4 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का पावर हो गया 4, और प्लस क्या हो जाएगा 1/√2 का पावर 4, यानी कि 1/√2 को हम लोग 4 बार गुणा करेंगे ऐसे। तो √2 को √2 गुणा करेंगे तो 1/2 हो गया, फिर इसको गुणा करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ भी 1/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ हो गया 1 + 1, एक और 1 हो गया 2, 2/4, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, इसका आंसर हो जाएगा 1/2, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 कि एक बिंदु Q से एक वृत्त के स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेमी और Q की वृत्त से केंद्र से दूरी 25 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होंगी। एक वृत्त दिया हुआ है और वृत्त से कुछ दूरी पर बिंदु Q है, और लिखा हुआ है कि Q से एक वृत्त पे स्पर्शरेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये बिंदु A है और इससे स्पर्शरेखा की लंबाई ये हो गया, ये Q दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और ये वृत्त का केंद्र हम लोग का O है, और वृत्त केंद्र O से बिंदु Q की दूरी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। हमको निकालना है ये त्रिज्या OA निकालना है। हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्शरेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इसमें 24 सेंटीमीटर दिया हमको निकालना हुए, तो पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय से ये हम लोग का होगा लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो जब कर्ण दिया रहता है और आधार लंब में से कोई दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर या आधार के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से OA बराबर हो जाएगा √OQ का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर। तो OQ दिया हुआ है 25, हो गया 25 का होल स्क्वायर, AQ है 24, 24 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर होता है 625, और 24 का होता है 576, घटाएंगे बचेगा 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7, इसका आंसर हो जाएगा ये 7 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन 14 में दिया कि यदि बिंदु P से O के केंद्र से मिलाने वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखा के परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकेंगे तो POA का मान बताना है। ये एक वृत्त दिया हुआ है और इस पर कोई बिंदु A है तो कोई बिंदु B है और यहाँ एक बाहर कोई बिंदु P दिया है और A से P स्पर्श रेखा है और B से PB स्पर्श रेखा है और दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है 80 डिग्री। तुमको बताना है कोण POA का मान। ये हो गया वृत्त केंद्र, तो इससे हम इसको मिला देंगे। तुमको बताना है इस कोण का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और ये कोण हो जाएगा समद्विभाजित। ये 80 है तो ये हो जाएगा 40। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो 180 में हम क्या करेंगे, 90 और 40 को जोड़ देंगे। 90 प्लस 40 को जोड़ के घटा देंगे, 180 माइनस ये हो जाएगा 130, घटाएंगे तो हो जाएगा 50 डिग्री। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 15 में दिया कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो पहला तो ये होगा नहीं, ये भी गलत है। या थीटा बटे 180 ये भी गलत है। या थीटा बटे 360 2 पाई ये भी गलत है। यहाँ लिखा है थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। तो दो से अगर 720 को काट दे तो कितना हो जाएगा 360। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये हमारा सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 16 में दिया कि एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेमी है तथा उसकी लंबाई 20 सेमी है, तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा। ऐसे पाइप दिया हुआ है और पाइप का व्यास है 4 सेंटीमीटर। ये व्यास दिया हुआ 4 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो हम इसका आयतन निकालना है, तो पहले इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 4/2। 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 सेंटीमीटर। और ऊंचाई एच बराबर दिया है 20 सेमी। तो ये जो पाइप होता है बेलनाकार होता है, तो ये तो इसमें आयतन का सूत्र जो होगा वो बेलन का होगा। तो पाइप का आयतन का सूत्र होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इसे इसमें आंसर दिया, पाई के पद में क्या लिखेंगे, पाई गुणे आर है 2, तो 2 का स्क्वायर और ऊंचाई है 20। तो पाई गुणे 2 का स्क्वायर हो गया 4 गुणे 20, तो 20 × 4 = 80। तो 80 पाई आयतन है तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन 17 में लिखा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो अर्धगोला होता है इस आकार का होता है, तो हमको निकाले इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का, और ये हो गया ऊपर का जो गोला भाग है इसका, तो इसका हो जाएगा क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। तो दिया है वर्ग अंतराल बारंबारता। वर्ग अंतराल पर लिख लेते हैं। ये दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता दिया हम लोग का 2, 8, 12, 18 और 10। बारंबारता को हम सूचित करते हैं एफ से, और इसके बाद जब हम माध्यक निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, तो उससे हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, और इसको सूचित करते हैं हम लोग सी एफ से। तो क्या करते हैं, पहले इसको हम कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता। सबसे पहले जो बारंबारता में पहला पद है उसको लिख लेंगे 2, फिर 2 में 8 जोड़ेंगे 10, फिर 10 में 12 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 22, फिर 22 में 18 जोड़ेंगे 40, और 40 में 10 जोड़ेंगे 50। तो इसको भी जोड़ लेंगे हम लोग। तो 8 2 10, 10 और 12 22, 22 18 40 10 50। इसको हम सूचित करते हैं स्मॉल एन से। तो n/2 निकालेंगे तो हो जाएगा 50/2, और 2 से 50 कट गया 25 बार में। तो जो ये 25 निकला n/2,
इसको हम इसमें संचयी बार मात्रा में चेक करते हैं। तो ये निकला हम लोग का 25। ठीक है, जो 25 निकला है ये कम नहीं होना चाहिए संचयी बार, तो उससे ज्यादा वाला जो मान होता है उसको लेते हैं। तो 22 नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे? 40। ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग में ये जो 30 से 40 है, इसी को हम कहते हैं माध्यक वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एक बार में बढ़ता सारणी का माध्य और माध्य क्रमशः 30 तथा 35 है, तो इसका बहुलक क्या होगा? माध्य दिया हुआ है 30 और माध्यक है 35। हमको निकालना है बहुलक। तो सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो माध्यक हम लोग का है 35 और माध्य है 30। तो 35 में 3 से गुणा करेंगे 105, 30 दूनी 60, तो घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 45। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 20 में लिखा कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होती है? अगर कोई भी घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होती है। इसका आंसर होगा डी। इसके बाद एक खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, 2 नंबर क्वेश्चन है। लिखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 2520 और 10530 का लस और मौसा ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखा हुआ है 2520, फिर है 10530। तो हम निकाल लेते हैं पहले इसका अभाज्य गुणनखंड। 2520 पहले 2 से भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 0 हो गया। और फिर 2 से भाग देंगे 630, फिर 2 से भाग देंगे 315। अब ये 3 से कटेगा, इन्हें कम 3 पचे 15, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 35 बार में। 5 से 35 कट गया 7 बार में, और 7 से 7 कटेगा 1 बार में। इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको घात के रूप में लिखे तो हो जाएगा 2 का घात 3 गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। अब हम निकालेंगे 10,530 का भाज्य गुणनखंड। पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5265। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको भाग देंगे 3 से। 3 से कैसे भाग देते हैं? पहले हम क्या कर लेते हैं, सबको जितने अंक है सबको जोड़ लेते हैं। अगर अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो 6 5 11 2 13 5 18, 3 से कट जाना मतलब 3 से कटेगा। तो जब इसको भाग देंगे तो 17 तिया 51, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1755 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे 5 5 10, 7 17 18, फिर 3 से कटेगा। तो 3 पचे 15, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर जोड़ लेते हैं, फिर भी 3 से कटेगा। तो 3 एक कम 3, 3 9 27, 3 पचे 15, तो 5 14 15, फिर ये 3 से कटेगा। 3 छक्के 18, 3 पचे 15, फिर 5 से 65 कट गया 13 बार में, और 13 से 13 1 बार में। तो इसका भाज्य गुणनखंड लिख लेंगे, इसमें 2 गुणे 3 है 4 बार गुणा, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं घात के रूप में। तो 2 गुणे 3 पावर है 4 गुणे 5 गुणे 13। तो पहले हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है। इसमें अगर दोनों में इसमें 1 2 है, इसमें 4 3 2 है, तो दोनों में 1 2 कॉमन है। यहाँ इसमें 3 4 बार है, इसमें 3 2 बार है, तो 2 3 इसमें कॉमन है, तो 3 गुणे 3। इसमें भी 5 है, इसमें भी एक 5 है, तो 5 लिख देंगे। और कोई अंक तो मिल नहीं रहा है तो इसको गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 3 6 18 पचे 90। ठीक है, अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, अगर ये घात के रूप में लिखा हुआ है तो जो जो दोनों में अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या मिल रही हो उसमें जिसका अधिकतम घात होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ 2 है, 2 का पावर 3 है, तो अधिकतम घात 2 पावर 3 है, इसको लिख लेंगे। यहाँ 3 पावर 4 है, यहाँ 3 स्क्वायर है, तो 3 पावर 4 को लिखेंगे। फिर दोनों में 1 1 5 है, तो 1 5 को लिख लेंगे। फिर 7 और 13 अकेले है, तो 7 को भी लिख लेंगे, 13 को भी लिख लेंगे। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का पावर 4 होगा 81, 7 5 35 गुणे
13। जब इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हो जाएगा ये 2,94,840। क्वेश्चन नंबर ख में है कि लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको परिमेय मानते हैं। तो लिख लेंगे माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2√3 बराबर a/b। अब इसमें रूट तीन को हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको इधर ही रख देंगे। पहले यहाँ लिख लेते हैं जहाँ a तथा b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो दो को ले आएंगे हम लोग दाएं साइड। जो √3 है ये अपरिमेय संख्या है, इसको रहने देंगे बाएं साइड में। तो √3 बराबर हो जाएगा a/2b। तो अगर a पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है, तो ये a/2b क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। तो ये लिखेंगे a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/2b एक परिमेय संख्या है। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ग में दिया है कि यदि कोई रेखा है त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो भुजा BC के समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर A/AC। इसमें दिया है कि कोई त्रिभुज है ABC और इसमें कोई बिंदु D और E है, और इसमें दिया है कि D समांतर है BC के। तो लिख लेंगे त्रिभुज ABC में D समांतर दिया है BC के। तो हमको सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि AD/AB बराबर AE/AC। इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC दोनों को सिद्ध कर देंगे समरूप। तो दोनों में कोण एक हो गया, कोण ए हो गया उभयनिष्ठ, कॉमन है। और जब दो रेखा ऐसे समांतर होती है और ये होता है तिर्यक रेखा, तो ये कोण आपस में बराबर, जिसको हम कहते हैं संगत कोण। इसमें कोण D और कोण B दोनों बराबर होंगे, संगत कोण है। जब दो कोण बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो उत्पत्ति में लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण A। ठीक है, ये हो गया हम लोग का उभयनिष्ठ, कॉमन हो गया। और कोण D बराबर कोण B, ये हम लोग का है संगत कोण। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। कौन सा नियम लग रहा है, एंगल एंगल समरूपता। जब दो त्रिभुज समरूप होते तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता था, AD का अनुपात हो जाएगा AB। तो AD/AB बराबर, फिर क्या दिया DAE, तो AE का हो जाएगा संगत AC, तो AE/AB
ये सी, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन घ में दिया कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक है -1 7, बिंदु बी जिसका निर्देशांक है 4, -3 को मिलाने रेखाखंड 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसे मान लेते हैं कोई बिंदु है हम लोग का ए, इसका निर्देशांक दिया हुआ है -1, 7, और ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4, -3। तो इसके बीच में मान लेते हैं कोई बिंदु पी है जिसका निर्देशांक है XY, और इस रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए इसको मान लेते हैं हम X1, Y1, इसको मान लेते हैं X2 और Y2, और जो ये होगा M1 और M2। तो इसका निर्देशांक का सूत्र हो जाएगा XY बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। इसका मान रख देते हैं, M1 है हम लोग का 2, तो 2 लिखेंगे। X2 कितना है? X2 है 4, इसके 4 लिख देंगे, प्लस M2 है 3, और X1 है -1 बटे 2 प्लस 3, फिर कॉमा यहाँ हो जाएगा, M1 है 2, Y2 है -3 प्लस M2 है 3, और Y1 है 7 बटे M1 प्लस M2, तो 2 प्लस 3 तो क्या हम लोग 4 दूनी 8, 3 एकम 3 बटे 3 दो 5, 3 दूनी 6 -6, और प्लस 3 7 21 बटे 5। 8 में से 3 घटाएंगे, 5 होगा 5 बटे 5, और इसको घटाएंगे तो 15 बटे 5, 5 से 5 कट गया, ये एक बार में, 5 से 15 3 बार में। इसका निर्देशांक हो जाएगा 1, 3। क्वेश्चन अंक में दिया कि कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है, तो 2 को लिख सकते हैं 2/1, और ये किसका, इसका अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब का अनुपात। हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हम लोग का है 2, तो 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 -1, हटाएंगे बचेगा √3। तो हम पहले निकाल लेते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का होता है आधार बटे लंब। तो आधार हम लोग का है √3, और लंब है 1, तो हो गया √3। फिर हम निकाल लेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? √3, और कर्ण है 2। फिर हमको निकालना है साइन। जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है, तो 2/1 होते हो जाएगा 1/2। तो इसका मान हम निकाल रहे हैं, तो कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉट थीटा हम लोग का है √3 प्लस साइन थीटा है 1/2 बटे 1 प्लस कॉस थीटा है √3/2। हो जाएगा √3 प्लस 1/2 बटे, इसका एल्सियम ले लेंगे तो 2 एकम 2, 2 प्लस √3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। तो यहाँ लिखा हुआ 1/2 प्लस √3, तो हम इसका कर देंगे परिमेयकरण, और हंस और हर में 2 -√3 से गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा √3 प्लस 2 -√3 बटे, ये a प्लस बी माइनस बी के रूप में, तो बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बराबर √3 प्लस 2 -√3 बटे 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, √3 का होल स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो बचा कितना? 2 -√3, तो √3 प्लस 2 -√3 कट गया, इसका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 -2, 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है।
तो मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है ए बी सी, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 5, -2। बी का निर्देशांक है 6, 4 और सी का निर्देशांक है 7, -2। तो कोई भी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कब होता है? जब उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें अगर दो भुजाएं बराबर आएंगी तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। इसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये पहले ए बी भुजा निकाल लेंगे, तो ए बी का हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। ए बी में हम मान लेते हैं कि ये हमारा ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो हो जाएगा 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो 4 माइनस, जब -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 2 का होल स्क्वायर। तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। 4 × 2 = 6, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36। तो 36 से 1 हो गया √37। फिर हम निकालेंगे बी सी। तो सेम फार्मूला लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, फिर -2 है तो यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस। तो 6 - 7 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया। 4 × 2 = 6, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36। तो 36 1 हो गया 37, तो √37 निकल गया। फिर हम निकालेंगे इसमें ए सी। तो ये हो जाएगा 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 हो जाएगा -2, फिर माइनस लगाएंगे -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस। इसको घटाएंगे बचेगा -2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 0। तो 2 का होल स्क्वायर होगा 4, 4 का वर्गमूल होता है 2। इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, ये दोनों बराबर है, कितना है? √37 मात्रक। अतः दिए गए शीर्ष दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।